नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी। अपने दर्शकों को बता दें कि आज हमारे साथ में 91 साल के बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और हमने सोचा कि क्यों ना इनसे इनके दिल की बात की जाए, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को लेकर पूरे देश भर के अंदर उनकी बात उनके दिल में ही रह जाती है और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, जिन लोगों की कोई बात नहीं सुनता उनकी बात डे नाइट इंडिया टीवी सुनता है। लोगों को बताते हैं कि चेयरमैन नजीर अहमद जो है वो उत्तर प्रदेश के सिरकोट से यहाँ पर आए हुए हैं और ये हमारा खुशनसीब है कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और अपने दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं। चेयरमैन नजीर अहमद साहब, आपका डे नाइट इंडिया टीवी में स्वागत है। मैं ये कहूँगा, मैं इस काबिल तो नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जर्रा नवाजी, आप वाकई दानिश्वर हैं। ये आपके बड़ा वसी एहसान है कि आपने अपनी टीवी पे मेरी बात कराने के लिए सोचा। ये आपका बहुत उचित काम। नजीर साहब, आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप हमारे हिंदुस्तान के जो है वो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं और आप 91 साल के हो गए हैं और उस नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके बारे में उनकी आवाज़ दूर तक पहुंचाएं। तो आप से हम सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि अब आप 91 साल के हो गए हैं और आपके परिवार में कितने लोग हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, बताएं। मेरे परिवार में काफ़ी लोग हैं। मेरे खुद के अपने बच्चे भी 12 हैं जी और मेरा खानदान काफ़ी लंबा चौड़ा है जी। मैं ऑल इंडिया फिशरमैनों का अध्यक्ष भी हूँ जी। और मैंने सारे हिंदुस्तान बहुत घूमा है जी। कोई जगह नहीं छोड़ी, विदेश में गया नहीं हूँ जी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो हमारे देश के अच्छे इंसान हैं जी, आप जैसे ख्यालों के जी, वो ये चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे देश में अमन और सुकून हो। हमारी बहू बेटियाँ जो हैं वो हिफाजत से रहें, बाकायदा इज्जत से जैसे पहले रहती थी, कोई काम ऐसा गलत नहीं होता था। आज बिल्कुल शर्म उतर गई है, आज इंसान आबोद नहीं है। आज जो है ये चाहिए कि 2 वक्त की रोटी गरीब को मिलनी चाहिए, गरीबों के बच्चे के लिए पढ़ाई का इंतजाम होना चाहिए, लोगों के घर रहने के लिए मकान होना चाहिए। ये सारी जिम्मेदारी से हट के गलत काम हो रहे हैं, हम इनको नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि देश की जनता हमारी जितने भी हैं, हम कोई हिंदू मुसलमान नहीं, सब हम भाई हैं। हमें सबको मिल के और अपने देश के विकास के लिए कांधे से कांधा मिला के चलना चाहिए। हमारे देश में बिल्कुल चौपट हो गया है कारोबार, गरीब आदमी परेशान हो गया है। तो हम ये चाहते हैं गरीब लोगों को मजदूरी मिले, मकान मिले, कारोबार चले, तो हमारा देश खुशहाल हो। हमारा देश जो है वरिष्ठ देश है, तो इसका भला हो और ये देश का नाम सारे वर्ल्ड में हो। जी देखिए, अपने दर्शकों को बता दें कि अपना नजीर अहमद साहब जो हैं 91 साल के हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि डे नाइट इंडिया टीवी ने इसलिए चुना, इसलिए आपसे रूबरू करा रहे हैं कि इन्होंने वो दौर देखा है, आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ है। 1928 में हुआ था, 29 में हुआ था, 1928-29 में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने वो दौर भी देखा है जब भारत पाकिस्तान का जो है विभाजन हुआ था। तो उनसे जानते हैं, सर ये बताएं कि ये जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उस समय आपको होश था, मतलब कितने बड़े रहे होंगे जब ये सारी चीज हुई है? काफी होश था मुझे, कम से कम 15-16 साल का हूँ जी जैसे भी। लेकिन तो वो मंजर बड़ा खतरनाक था, बड़ा दर्दनाक था, बड़ा खतरनाक था। जहाँ तहाँ हलचल मची हुई थी, लोग कुछ पाकिस्तान भाग रहे थे, कुछ पाकिस्तान से इधर आ रहे थे। उस वक्त हमारे देश में अगर ये बंटवारे की बात न चलती तो हमारा देश सबसे महान देश, दुनिया में महान होता। दूसरी बात ये है कि ये मिल के भाई भाई अगर ये इस तरह भी कर लेते हैं 5 साल तुम हुकूमत करो, 5 साल हम करें, जिरा से कहते हैं जिरा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर उस समय ये तय हो जाता है कि भाई 5 साल जिन्ना प्रधानमंत्री हो जाए, 5 साल नेहरू जी प्रधानमंत्री हो जाए तो मामला चल जाएगा, देश का विभाजन नहीं होता, तो हमारा देश उन्नति की तरफ जाता। आज कुछ तो कुछ होता। हमारा देश सारे देशों से अच्छा आज भी है, बहुत आगे है। हम अपने देश की तारीफ करेंगे, ऐसा कोई देश नहीं है, सबसे अच्छा देश है। इसमें बहुत मोहब्बत प्यार आपस में, हिंदू मुस्लिम की कोई भावना नहीं रही आज तक, और सब मिलके काम करा।
एक गांव की बेटी सारे गांव की बेटी कहलाती थी। जी, बहुत बढ़िया। एक बहन गांव की सारी बहन कहते थे। सब एक साथ खाते थे, एक बीमार होता सारे देखभाल के लिए जाते थे। तो नजीर साहब, आज आपसे जानना चाहेंगे, पहले एक दौर था, हमने भी देखा जब गांव में जाते थे, जब सुबह निकलते थे तो लोग राम राम करते हुए निकल जाते थे, पूरे गांव में, पूरे जहां तक जाते थे लोग राम राम करते हुए निकल जाते थे। आज इसको किसकी नजर लग गई है पूरे हिंदुस्तान को, कि मतलब हिंदू मुसलमान के रूप में जो है वो लोग बट गए हैं और जातिवाद के नाम पर लोग बट गए, किसकी नजर लग गई है ये हमारे जितने नेता हैं जी, जो आज बन रहे हैं किसी भी पार्टी के हैं जी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम में दीवार करके बांट के जी, अपना वोट की राजनीति कर रहे हैं जी, ये जबकि बिल्कुल गलत है जी। हमारा संविधान है जी। हमारा संविधान कहता है कि हम सब मिलके काम करें जी। सब उन्नति तरक्की करें, आजादी उसी का नाम। हमारा देश जो है संविधान में कहा गया है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सब लोग अपना धर्म माने, सब लोग अपना धर्म, लेकिन नफरत पैदा ना करें। नफरत, इन लोगों ने आज नफरत पैदा कर दी है, इसीलिए लोग बढ़ गए हैं। लोगों के दिन में कूट के ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि हिंदू मुसलमान से बात मत करना, मुसलमान हिंदू से। जबकि मैं ये गुजारिश करूंगा इस देश के अवाम से कि इनके कहने में ना के तुम सब मिल के और देश के विकास के लिए कंधा कंधा मिला के चलो, आप हम सब भाई भाई हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है देश का विकास तब होगा, तरक्की जब होगी जब ये जो आपस में जो मनमुटाव हो गया, ये नफरत, धर्म की नफरत पैदा हो गई है, जातिवाद की नफरत पैदा हुई, ये खत्म होगी। ये खत्म इसी तरह होगी कि नेताओं को, इन लोगों को छोड़ के जनता के सारे लोग एक होंगे और ये चाहेंगे कि कौन आज इन लोग ऐसे हैं नेता जो हमारा भला, हमारे देश का भला और तरक्की करना चाहेंगे। आप जब इस लाइन से चलेगा हमारे देश का जनता अवाम, मैं सारे देश के जनता से, गरीब लोगों से, मालदारों से, माता बहनों से ये गुजारिश करूंगा कि सब मिल के और अपने देश के लिए एक और नेक होके ऐसे पिछली बातों को खत्म करके और अपने देश की तरक्की के लिए, अपनी तरक्की के लिए, जब आपका देश तरक्की करेगा तो आप तरक्की करेंगे, तो देश की तरक्की होगी तो आपकी होगी। तो आप ये मिल के काम करें और मेरी ये गुजारिश है आपसे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग सब एक होकर और नेताओं का पीछा छोड़ के जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते उनकी बातों में ना करके सब एक होकर रहें। देखिए नजीर साहब ने कितनी बड़ी बात की है कि अगर देश में अमन चैन चाहिए तो उसके लिए जो ये जो धर्म की जो ये जो नफरत की जो दीवार है इसको गिराना होगा, और ये जो जातिवाद की जो दीवार है इसको गिराना होगा, तो देश जो है, जाहिर सी बात है कि दुनिया में भारत का नाम होगा, तरक्की होगी और विकास होगा। तो ये बताइए कि अभी हमारे जो देश की जो जरूरत है, हमारे जो देश के जो लोग हैं, जो जनता है, जो नौजवान हैं, आज पहली जरूरत क्या है? उनको शिक्षा चाहिए। सबसे पहली जरूरत उनके बच्चों को तालीम जरूरी है जी, उनके सर ढकने के लिए रहने की जगह जरूरी है, फिर उनके लिए जो है कारोबार, रोजगार जी, खाने पीने के दो वक्त की रोटी चाहिए और गरीब कुछ क्या चाहिए। अवाम यही चाहता है जी। और ये इस वक्त इस दौर में इन नेताओं ने अवाम को बिल्कुल नचोड़ कर रख दिया, भूखमरी का शिकार हो गए, बिल्कुल अवाम कमजोर हो चुका है। क्या करे, हाथ पे हाथ रखे, हर चीज महंगाई हो गई है। अब जैसे दिल्ली में लोग आते थे लाखों आदमी सब जगह के, वो फैक्ट्री बंद हो गई, अपने अपने घर भाग गए जी। जो नौकरी पेशा लोग थे, जिनकी पेंशन खत्म कर दी गई, जिनके आगे की तरक्की खत्म कर दी गई, वो सब रो रहे हैं। मैं आपको बताऊं तो सब लोग बेकार हो गए, किसान अलग रो रहा है। आपका कहने का मतलब है कि जो देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है और लोग जो काम कर रहे थे, जो नौकरी कर रहे थे, सब तबाह हो गए, ये कहने का मतलब है? बिल्कुल यही होगा इस दौर में, इसीलिए वो लोग परेशान है बेचारे था। और मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा इस परेशानी को दूर करने के लिए वो सब लोग कहीं ना कहीं इसके लिए जो सरकार पहल करे, ईमानदारी से पहल करे, तभी ठीक होगा। सरकार को चाहिए कि इन गरीबों के लिए पहल करनी चाहिए, रास्ते ऐसे निकालने चाहिए ताकि ये सब लोग बेचारे खुशहाल हों और ये देश की तरक्की की तरफ लिए सब लोग देश के लिए लड़ें। हम तो ये चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए हमारा खून भी चला जाए, जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे देश में अमन कायम हो, सुकून कायम हो, हमारा देश तरक्की करे, ताकि ये नाम हो कि हिंदुस्तान के देश है जी। बस अभी हम जो है नजीर साहब से जानेंगे, उनका एक तजुर्बा है और उन्होंने जमाने को देखा है। आखिरकार क्या कारण है कि आज जबकि हमारा देश तरक्की भी कर रहा है, विकास भी कर रहा है,
लेकिन बावजूद इसके जो हमारे जो घर की जो बेटियां हैं, बहू हैं, समाज में सुरक्षित नहीं है। बताएं सर, क्या आपको लगता है, आपने तो देखा है, क्या हमारी जो बहू बेटियां वो सुरक्षित हैं आज? आज के दौर में नहीं है जी, क्योंकि हया खत्म हो गई। पहले हया थी, लोगों में शर्म करते थे, जी, लिहाज करते थे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ समझते जी। थे। आज नहीं समझते, ऐसे गुंडे पैदा हो गए कि उनका कुछ विकल्प तो है नहीं। कानून का डर है कोई उनको? कानून का कोई डर, कोई सरकार का कोई डर है? कोई डर नहीं है। अगर कानून सख्त होता जी। और इनको सजा मिले करती, दूसरा कोई कभी कर ही नहीं। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब अगर कोई सोच भी ले, सपना देख ले, सपना भी नहीं देखे, ऐसा कानून होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई काम किया है, जी, जैसे और देशों में सख्ती है, जी, उसका हाथ से कोई चिठाई तो हाथ कटवा दिया, जी, और कोई गलत काम करा तो उसे मरवा दिया, तीरों से चुकवा दिया। जी। ऐसा डर पैदा हो जाए तो लोग गलत काम करेंगे ही नहीं। ये बड़ा संदेश है। देखिए, एक बुजुर्ग की जो ये जो आवाज है ना, ये आत्मा से निकल रही है, और वो यहाँ पर बड़ा साफ संदेश दे रहे हैं कि अगर हमारे देश में बेटियों को सुरक्षित रखना है, महिलाओं को सुरक्षित रखना है, और समाज को सुरक्षित रखना है, और अपने बेटों को भी कहीं ना कहीं हमें जो है वो गलत दिशा में जाने से रोकना है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पूरे मामले में सख्ती से नियम बनाने होंगे, दोबारा से सोचना होगा। जो हमारा जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, वहां पर जो हमारे इस पूरे मामले में जो कानून बने हैं उनको और सख्त बनाना होगा। ऐसा लगता है कि पूरे समाज में जिस तरीके से पूरे देश भर के अंदर महिलाओं के साथ जो है वो अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ रोज कोई ना कोई ऐसा घटना घट जाती है जिससे हम बुजुर्गों को, समाज को शर्मिंदा होना पड़ता है, और अपने बच्चों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे दौर में जो है, जो देश के जो बुजुर्ग हैं, उनका सीधी सीधी जो है ये कहीं ना कहीं जो है भारत सरकार से ही नहीं, पूरी जो हमारे देश की जो आवाम की जो पार्टियां हैं, हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनसे भी सीधी सीधी अपील है कि इस पूरे मामले के अंदर जल्द से जल्द पार्लियामेंट के अंदर जो है एक कॉमन जो है सेशन बुलाना चाहिए, और इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि कैसे हमारे देश की जो बेटियां जो हैं सुरक्षित हों, बहुएं सुरक्षित हों, इसको लेकर जो पूरा जो कानून जो बना हुआ है, इसको दोबारा से जो है इसके ऊपर रिव्यू होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और कानून जो है वो सख्त होना चाहिए। तो हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, उसका डर कहीं है, कहीं ऐसे लोगों को जो ऐसे गलत काम करते हैं? ये असल में लूज है, कुछ कर नहीं पाते। डर कतई नहीं है, डर होता तो ये काम होते नहीं। अगर ये डर होता सरकार का, पुलिस का, इनका, तो ये गलत काम करने की हिम्मत ही नहीं थी लोगों को। ये गलत काम नहीं हो रहा है कि होता कुछ नहीं है, तो वो जो मर्जी आए कर लेते हैं। मतलब दोबारा से मतलब उनको लगता है हमारा तो कुछ बिगड़ता ही नहीं है, हमारा कुछ बिगड़ता नहीं, इसलिए लगातार ये परंपरा चल रही है। एक करेगा फिर दूसरा करेगा, कि तीसरा। देश में देखो कितने केस हो रहे हैं। अगर ये सख्त होता, मामला सख्ती से निपटा जाता है, इसी तो दूसरों को कोई हिम्मत पड़ती ही नहीं। जो आपने तो देखा है, आजादी से पहले का दौर देखा है, बाद का दौर देखा है, अभी देश के अंदर जो अयोध्या को लेकर बातचीत हो रही है, मस्जिद को लेकर बातचीत हो रही है, तो क्या लगता है कि मतलब ये पूरा मामला जो हमारी जो सरकारें जो रही हैं, पिछली सरकारें रही हैं, उनको अभी तक इसको मतलब लटकाना चाहिए था, उसी समय हल कर देना चाहिए था, ताकि अमन चैन देश में रहता? इसमें मेरे तजर्बे की बात यह है कि कोई मस्जिद को जानता भी नहीं था, नाम भी नहीं सुनता था। अगर ये पहले मसला कुछ हल हो जाता तो जनता को, पब्लिक को पता चलता। ये तो देश में अमन चैन रहता, अगर पहला हो जाता अमन चैन रहता। ये सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में इसको लंबा खींच दिया गया है, वरना कोई ऐसा मसला नहीं था। अगर सरकार जो भी चाहती अपनी मर्जी का काम, तो कौन रोक सकेगा? सरकार मालिक है जी। तो ये कहेंगे हम तो। अब मतलब ये हमारे नेताओं की सोची समझी रणनीति थी, जो सरकार में आते थे कि इस मामले को लटका के रखो, राजनीतिक रोटियां सेकनी है, रोटी सेको, बस बात ये। अगर ये पहले हल हो जाता तो शायद ये आज ये जो धर्म के बीच में जो एक दीवार बन गई वो नहीं खड़ी होती। ये नहीं खड़ी होती। सही बात आप बिल्कुल सही है। पता है कि जो हिंदू समाज है, जो मुस्लिम समाज है, कॉमन फैसला है, उससे खुश हो जाएंगे, तो आपको लगता है कि जो हमारे नेता जो राजनीति कर रहे हैं वो खुश होंगे उससे?
नहीं खुश होंगे। नेता तो खुश नहीं होंगे ना, नेता उनकी तो जो है वो दुकान बंद हो जाएगी ना। नेता तो खुश नहीं होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माननीय है और हमें मानना चाहिए जी। और वो जो मुस्लिम या हिंदू लड़ाना चाहते, ये लड़ाने वाले तो नेता ही लोग हैं जी। अच्छा, एक चीज और बताएं सर, आपने तो इस देश को देखा, कितने प्रधानमंत्री देखे हैं, आपकी नजर में सबसे बढ़िया और ईमानदार कोई प्रधानमंत्री आपको अपने ध्यान में आते हैं? कोई ऐसे प्रधानमंत्री? जी, क्या नाम उनका? लाल बहादुर लाल बहादुर, इतने बढ़िया। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप बोल रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी इतने बढ़िया मंत्री रहे और उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें आप, साइकिल से पढ़ने आते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद में उन्हें देखा गया तो अब टूटे उठे मकान में अपना हाथ से कपड़ा धोता था। सरकार ने देखा, इसका नाम है ईमानदारी। ऐसे आदमी होने चाहिए देश को आगे ले जाने और बढ़ाने वाले, और पब्लिक को ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। जी, मतलब वो ऐसे लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के पोस्ट पे बैठना चाहिए था, ऐसे लोग आना चाहिए। तो ऐसे दुर्भाग्य से बैठ नहीं पाए बात। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कितनी सही बात है कि जो हमारा जो मुस्लिम समाज है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके बारे में क्या धारणा है लोगों की? देखिए, इनके बारे में जी मैंने मुस्लिमों के मुंह से भी सुना जी, हिंदुओं के, अटल बिहारी वाजपेयी को किसी को बुरा कहते हैं, ऐसा नेता है ही नहीं, अच्छा कहते थे जी, कि बहुत काबिल समझदार नेता है जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप बुजुर्ग हो गए, 91 साल के बुजुर्ग हो गए हैं, तो आपकी पेंशन वगैरह भी सरकार से मिलती होगी? नहीं मिली साहब, आपकी पेंशन नहीं मिली है? नहीं मिली। आपने कभी अप्लाई किया उसके लिए? गए हम पटवारी के पास जी, पैसे मांगते थे, हमारे पास पैसे थे नहीं जी, सब जगह पैसे की जरूरत है, हम कमजोर आदमी। मतलब आपका कहने का मतलब है कि पेंशन लेने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं? पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सरकार मकान दे रही है, उसमें भी लोग पैसे खा रहे हैं। कोई मतलब हर काम में आजकल बिगाड़ यही हो गया, मतलब सेवा खत्म हो गई है, बस मतलब जेब की सेवा शुरू हो गई है। अब जो है लोग अपने मतलब ही रह गए, लोगों का बेवकूफ बनाते, बड़ी मछली छोटी मछली को खा। नहीं, आपका क्या कहने का मतलब है, जैसे गरीब लोग हैं, उनकी पेंशन नहीं मिलती है, उनको मकान बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए जो सरकार जो सेवाएं देती है, लोन देती है, वो उनको पूरा नहीं मिल पाता है। तो क्या हमारे देश में ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि जहाँ एक गरीब आदमी आके अपनी बात कह सके कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरी पेंशन नहीं, मेरी पेंशन कौन बनवाएगा? ऐसा कोई सिस्टम आपको लगता है देश में है कोई? ना, कहा जाए, नीचे से ऊपर तक सब एक है जी, सब नीचे लेते ऊपर तक देश का बाजार चला, रिश्वतखोरी चल रही, तो कोई सुनता के लिए नहीं जी। सामने तो हमारे। तो आपको लगता है कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए देश के अंदर के अगर किसी गरीब आदमी की कोई बात नहीं सुनी जा रही है या उसका कोई काम नहीं हो रहा है, तो एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, यहाँ पर जाकर अपनी एप्लीकेशन दे दे, वो संज्ञान ले? ये अच्छा, ये जरूरी है, ताकि उस गरीब की तसल्ली बस जवाब मिल जाए और वो खुश हो जाए कि मेरी बात सुनी और मेरा काम ही हुआ तो और होगा। नजीर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, चलते चलते मैं चाहूंगा कि अपनी तरफ से एक संदेश समाज को, इस देश के जो नौजवान पीढ़ी है, उनको आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, ना बनो कंस, खुदा के लिए रावण न बनो। जी, ना बनो कंस, खुदा के लिए रावण न बनो, भाई के भाई बनो, भाई के दुश्मन न बनो। क्या बात है। उसकी वजह ये है कि हम सब एक माँ बाप के औलाद हैं, एक खुदा के पैदा करे हुए हैं, हम आपस में भाई हैं। मैं यही कहूँगा कि हमें मिलके और चैन सुकून से रहना चाहिए, हमारे देश में अमन होना चाहिए, हमारे लोगों को सुकून मिलना चाहिए, तभी हमें तसल्ली होगी। नहीं हमारी आत्मा भड़क रही है इसलिए कि क्या गजब हो रहा है। जी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नजीर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप डे नाइट इंडिया टीवी से आपने बातचीत की। उम्मीद है कि जो बातचीत हमने की है, जो आपका जो संदेश है, वो पूरे देश के लोगों पर जाएगा और जो आज की जो नौजवान पीढ़ी है उस तक वो संदेश जाएगा और वो कहीं ना कहीं जो आपका जो संदेश है उसके ऊपर जो है वो उसको अमलीजामा पहनाएंगे और देश के अंदर जो है वो अमन चैन आएगा। लोगों को जो है दो वक्त का जो है वो भोजन उपलब्ध हो पाएगा, हाथों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा और तालीम मिलेगी। ऐसा कुछ हो गया तो हमारी आत्मा सुखी हो जाएगी जी। हम कहेंगे कि अल्लाह इन बच्चों को, हमारे देश के लोगों को खुश रखे, इन्हें सुकून से रखे और खूब दे और खूब खाए पहने और ये अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दिलाएं और इस काबिल कर दें इनको और अपने घर मकान अच्छे बना कर रहें। बस शुक्रिया। अभी आपने देखा डे नाइट इंडिया टीवी के साथ में 51 साल के जो बुजुर्ग हैं नजीर अहमद साहब, इनको लोग जो है प्यार से
चेयरमैन बोलते हैं और चेयरमैन की उपाधि इनको दी गई है। लोग इनको कहीं भी जाते हैं तो बड़े इज्जत नवाजते हैं और कहते हैं आइए चेयरमैन साहब। और मुझे लगता है कि हमारे देश के अंदर जो है वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको इतनी इज्जत मिलती है, तो उनसे जो बुजुर्गों का जो सीना जो है वो खुशी से जो है वो चौड़ा हो जाता है और बड़े आशीष जो है वो सभी लोगों को देते हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि आज की जो बातचीत हुई है बहुत विशेष बातचीत हुई है। उन पर हमने नजीर साहब के साथ जो है वो देश के जो बंटवारे के मामले में बातचीत की और देश में जो अमन चैन है उसके ऊपर बातचीत की और देश की जो कुछ जो हमारी जो देश में जो बहन बेटियां हैं उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर हमने बातचीत की। उसके ऊपर बड़ा उन्होंने खुलकर बातचीत की और खुलकर जवाब दिया। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात जो आखिर में जो निकल कर आई वो ये कि देश के अंदर जो है वो हर हाथ को काम मिले, रोजगार मिले, अच्छी तालीम मिले और सिर ढकने के लिए एक मकान मिले। अगर ऐसी व्यवस्था हमारी जो वर्तमान सरकार है और जो आने वाली सरकारें हैं अगर वो ऐसा कर पाती है तो मुझे लगता है शायद नजीर साहब का जो ये जो नजरिया है और जो उनका जो संदेश है कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंच रहा होगा। इसके साथ ही उन्होंने एक बात और कही, बड़ी खुलकर कही कि अगर हमें अपने समाज में जो हमारी जो बहन बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, अगर उनको हमें सुरक्षित रखना है तो कहीं ना कहीं जो हमारी जो कानून व्यवस्था है उसको दोबारा से उसके ऊपर विचार करना होगा, पार्लियामेंट में विचार करना होगा और उसको कानून जो है इतने सख्त बनाने पड़ेंगे कि कोई महिलाओं के मामले में अपराध करने की सोचना तो बहुत दूर की बात है कि कोई सपना भी ना देख पाए, तब जाकर देश में जो है वो अमन चैन आएगा। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा दुखद पहलू ये रहा कि नजीर साहब जो है वो 91 साल के हैं लेकिन उनकी आज तक जो है वो पेंशन नहीं बन पाई है और ये जो दर्द है ना जाने कितने बुजुर्गों का होगा, कितने वरिष्ठ नागरिकों का होगा, कितने देश के जो सीनियर सिटीजन्स हैं इस दर्द को जो है वो झेल रहे होंगे। और अगर डे नाइट इंडिया टीवी की ये जो आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचेगी और सरकार तक ही ना पहुंचे, ये देश के सभी राजनीतिक दलों तक पहुंचेगी तो मुझे लगता है उन लोगों को पूरे देश के अंदर ऐसी एक व्यवस्था कायम करनी चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए, चाहे वो नई दिल्ली में स्थापित किया जाए या देश के जो राजधानी है राज्यों की वहां पर उसको स्थापित किया जाए कि अगर किसी बुजुर्ग का काम नहीं होता है, किसी गरीब का काम नहीं होता है, वो आए सादी एप्लीकेशन दे, उस सिस्टम के ऊपर एप्लीकेशन लाए और वहां पर जो सिस्टम बैठा हुआ है वो मजबूती से उसके ऊपर संज्ञान ले जैसे कि सुप्रीम कोर्ट लेता है और उसको वहां से न्याय मिले। तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जो हमारा जो पीड़ित जो समाज है और समाज में जो पीड़ित हो रहे हैं लोग, जो गरीब लोग पीड़ित हो रहे हैं, जो बुजुर्ग लोगों की जो दर्द है वो कहीं ना कहीं हम कम कर पाएंगे। डे नाइट इंडिया टीवी इसके लिए दीनदयाल। नमस्कार। डे नाइट इंडिया टीवी जो है वो 22 तारीख से गणेश चतुर्थी वाले दिन से ही उसने अपना जो न्यूज वेबसाइट जिसको ई न्यूज पेपर बोलते हैं वो शुरू हो गया है और अपना उसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, dindayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ।
यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे YouTube चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी ईमेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, डे नाइट इंडिया टीवी @gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.